हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया। आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप लोग का स्वास्थ्य भी, और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट फिजिक्स का स्वास्थ्य भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिजिक्स का बहुत बढ़िया से अध्ययन कर रहे होंगे और उस पर पूरी मास्टरी कर रहे होंगे। तो मैं जो है एक्चुअली आज आप लोग को एक कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग फिजिक्स में टॉपर कैसे बन सकते हो, फिजिक्स में 100 में 100 कैसे ला सकते हो। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बता रहा हूँ। मेरे को लगभग फिजिक्स पढ़ाते हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कितने? 25 ईयर्स प्लस हो गए हैं मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे IIT नीट क्वालिफाइड कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं। तो बिल्कुल अपने जो मैंने बिल्कुल ही समझ लीजिए निचोड़ किया है अपने अनुभवों का, उसके आधार पे मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा, और आप लोग अगर उसको फॉलो करोगे तो पक्का आप लोग 100 में 100 लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप उसे 100% फॉलो करोगे तब। तो सबसे पहली तो बात ये आती है कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है जिससे मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूं। मेरे कोचिंग्स में, मेरे ट्यूशन्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली मुझसे पढ़ते हैं, मैथ्स भी फिजिक्स भी। तो आज मैं स्पेशली फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। मैथ्स के लिए मैं एक अलग से अपनी वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैथ्स में भी आप कैसे टॉपर बन सकते हो। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का मेरे को बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, और इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फिजिक्स में तो 99, 98, 95 हर साल लेकर आते हैं, और 100 भी कई बार लेकर आए हैं। तो मैं आप लोगों को अपने इस पूरे जो अब तक की मेरी 25-26 साल की जो टीचिंग लाइफ रही है, जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आते रहे हैं और आ रहे हैं, उन सब की जो मैंने मानसिकता देखी, तो उसी के बिहाफ पे मेरे को एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि मैं अपने इन बच्चों को जो है एक ऐसी टिप्स दूं, एक ऐसा अनुभव बताऊं जिससे कि ये लोग भटके नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि बच्चों में फिजिक्स को लेकर एक बड़ा डर सा रहता है, एक फोबिया सा रहता है। मैं टॉपर से बात करता हूं तो उसके दिमाग में भी यही रहता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका जो सोच होगी अपने रिजल्ट्स को लाने के लिए, उतनी इनसिक्योरिटी फील करते हैं बच्चे। तो इस इनसिक्योरिटी को किस तरीके से अपने अंदर से रिमूव करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर समझे, उसके मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा। देखो, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और पॉसिबल है कि इस पर मेरी 2 वीडियो आप लोगों को मिले, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक वीडियो में हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। आप लोग पूरा धैर्य से, पूरा पेशेंस से इसको देखना। कहीं भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम फील हो, कोई आप लोगों को कमी महसूस हो, या कोई आपकी क्वेरीज हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं इसको। सबसे पहले तो सबसे पहला तो पॉइंट यही होता है कि भाई आखिर फिजिक्स में हमें इतना डर क्यों लगता है, क्यों हम फिजिक्स से इतना खौफ खाते हैं। अब देखो, फिजिक्स को पढ़ने के लिए 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। वे 2 तरीके के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? दोनों, क्योंकि फिजिक्स आप जानते हो साइंस स्ट्रीम है, तो फिजिक्स तो कंपलसरी है ही, फिजिक्स के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। पहला, एक तो वो जो PCM ग्रुप का है, जो मैथ्स भी पढ़ता है। दूसरा आपका PCB, कभी कभी कुछ PCB वाले मैथ्स भी रखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। तो इस तरीके से 2 टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं साइंस स्ट्रीम में स्पेशली मिलते हैं। एक PCM जो मेन आपका नॉन मेडिकल का ब्रांच हो गई, और दूसरा मेडिकल वाला ब्रांच जो
पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब देखो इसमें क्या होता है, जब क्लास में पढ़ते हैं तो दोनों एक साथ बैठते हैं, क्योंकि फिजिक्स की क्लास तो कॉमन ही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई बायो वाले अलग और मैथ्स वाले अलग, क्योंकि फिजिक्स सेम है सबके लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर फिजिक्स से डर क्यों है। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को फिजिक्स से डर क्यों लग रहा है, राइट, तो आप पाएंगे इसका एक जवाब जो आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको फिजिक्स से डर क्यों लगा। अब मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, बच्चों की जो मैंने क्वेरीज देखी, उनके अंदर की जो बातें निकल कर बाहर आई, मैं आपको उसके अनुभव पर बताऊंगा आपको चीजें। तो जैसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई बच्चों को फिजिक्स से डर क्यों लगता है, इतना बाकी सब्जेक्ट्स में वो क्यों नहीं डरते। तो इसका पहला जो रीजन है वो ये है कि फिजिक्स में बेसिकली जब आप 9th पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो, खास तौर से जो सीबीएसई बोर्ड की आप बात देख रहे हैं, आजकल पूरे देश में सीबीएसई बहुत वाइड स्प्रेड से फैला हुआ है, तो उसमें आप देखते हैं कि फिजिक्स में आपके 9th क्लास में बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, मिला जुलाकर 4 या 5 चैप्टर आपके होते हैं, और उसमें भी कुछ पार्ट तो डिलीट ही होता है, राइट। 10th में आते हैं तो वही 4 या 5 चैप्टर्स होते हैं जो डोमिनेंटली थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं 11th और 12th से। तो जब आप 11th में आते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका 9th का पढ़ा हुआ होता है, जिसमें आप मोशंस पढ़ते हैं, वो न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, है ना, और थोड़ा बहुत आर्किमिडीज या फिर साउंड वगैरह पढ़ते हो, तो वो जो 9th का बेस होता है वो आपका 11th का एक बेस बनता है। और जब आप 11th में आते हो, क्योंकि बीच में एक साल 10th का भी हो जाता है, तो वो 9th वाला सारा का सारा 10th में, क्योंकि आप उसको टच में नहीं रहते हो, और 11th में जब पहुंचते हो तो वो 9th वाला तो गायब हो चुका होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई 11th में जो है 9th की चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, क्योंकि जब 11th आप पढ़ते हो तो ये समझ लीजिए कि 9th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो भी बढ़िया टीचर होते हैं वो पूरा 0 लेवल से लेकर चलते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से चलते हैं, वो हर चीज़ बताते हैं ABCD। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि 9th क्लास में आपके पास कुल कितने चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, मुश्किल से 4-5, राइट। लेकिन यहां जब आते हो तो यहां पे पूरे के पूरे कितने हो जाते हैं, 14 और 15 चैप्टर्स आपके पास होते हैं। जैसे जो पुरानी बुक थी उसमें हमारे लगभग 15 चैप्टर्स हो जाते थे फिजिकल वर्ल्ड को मिलाकर। अब जो नया सिलेबस है, ये नई बुक्स हैं NCERT की, उसमें से एक फिजिकल वर्ल्ड हटा दिया गया है, तो इस तरीके से 14 चैप्टर्स में डिवाइड कर दी गई है। ऐसे ही 12th में भी 14 चैप्टर्स हो जाते हैं। अब कहाँ तो भी 4 चैप्टर्स जिसमें आप नीनी नीनी सी चीज़ें पढ़े थे, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें, और कहाँ ये 14 चैप्टर्स, तो आपको एक पहाड़ सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप जो है बड़े घबरा जाते हैं कि यार ये तो बहुत अजीब सी बात आ गई, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात आ गई। लेकिन उसमें भी दूसरा एक चीज़ और होती है, जब तक आपका 10th का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मानसिकता तो होती है कि साइंस लूँ ना लूँ। जो थोड़े कॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स, जो कॉन्शियस होते हैं बच्चे, जिनका टारगेट फिक्स होता है कि मेरे को मेडिकल में जाना है, मेरे को IIT में जाना है, मेरे को BTech करना है, राइट, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, उनका टारगेट फिक्स होता है और वे ऑप्ट कर लेते हैं और अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की, मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो स्थिति होती है बड़ी डावाडोल होती है, इधर 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 इधर, उन्हें खुद नहीं पता होता कि जाना किधर, और अंत में फिर डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अब साइंस। और जब तक वो साइंस लेते हैं तो समझ लीजिए जुलाई का आधा तक पास्ट जो है आपका बीत चुका होता है, क्योंकि वो रिजल्ट की वेट में रहते हैं। कभी क्या होता है कि मेरा मन तो है मैं साइंस पढ़ लूं, लेकिन मेरे को स्कूल साइंस नहीं दे रहा है। मेरा मन है कि मैं साइंस पढ़ूंगा, ठीक है, पर मुझे स्कूल साइंस नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे जो पुराने रिजल्ट्स हैं उसने गड़बड़ी की हुई है। तो वहां भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर वो वेट करता करता जुलाई आ जाती है, और जब तक जुलाई में एडमिशन लेता है, राइट,
तब तक आधा जुलाई इसमें बीत जाता है और उसके बाद स्कूल के यूटी शुरू हो जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज्ड। तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। स्कूल में चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि स्कूल में तो पहले से बहुत हो चुका होता है। जो बच्चे अप्रैल में पढ़ना शुरू कर दिए हैं स्कूल की क्लास में, राइट, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर 99.99% प्राइवेट स्कूल्स में अप्रैल में 11th की क्लासेस शुरू हो जाती हैं और उसका वो जो सिलेबस होता है वो जुलाई में उससे अनटच्ड होता है, राइट, क्योंकि टीचर उतना सारा नहीं करा सकता। चलिए उसने 2-4 दे दी क्लास, आपको 10 दिन क्लास दे दी, लेकिन उतना सारा कवर नहीं हो सकता। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन के चलते हुए उसके अंदर एक बड़ा डर भर जाता है कि यार अब साइंस तो ले ली, लेकिन ये तो फिजिक्स पीछा नहीं छोड़ेगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और बाकी और 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट्स, और फिजिक्स उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में 3 चीज आ जाती हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है वो क्या है कि फिजिक्स क्यों आपको टफ लगी है 11th में। तो फिजिक्स में 3 चीज आ जाती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहली चीज डेरिवेशन। पहला क्या आ जाता है? डेरिवेशन आ जाता है। नंबर 2 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी जिसको आप थ्योरी कह सकते हो, ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट आ जाती है। और तीसरा पॉइंट जो यहां बब्बर शेर की तरह आपको निगलने के लिए तैयार रहता है वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। ये क्या है? ये बब्बर शेर है। ये बब्बर शेर होता है जो आपको डरा देता है। ये भी आप हैंडल कर सकते हो, एक तरीके से ये वाला पार्ट हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें रट भी सकते हो। बच्चे करते हैं इस टाइप से। ये चीज रट नहीं जा सकती क्योंकि इसमें तो क्या चाहिए? ये चाहिए दिमाग। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपने इसमें दिमाग लगा दिया तो ये आपके लिए बब्बर शेर नहीं, ये फिर क्या है? एक गीदड़ है जिसे आप दौड़ा दौड़ा के इसका बुरा हाल कर सकते हो। तो यानी मेन फोकस कहां होना चाहिए? इस कंसेप्ट पर। अगर आपने इस कंसेप्ट पर अपना मेन फोकस कर लिया तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपके बाएं हाथ का होगा। मेरी बात क्लियर है यहां तक? तो अगर इस पर आपने अपना कमांड कर लिया तो ये वाला पार्ट आपके बाएं हाथ का होगा और तब आप फिजिक्स के बेताज बादशाह बन सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये आ गई ना कि करें तो करें कैसे? उधर यूटी शुरू हो जाते हैं, राइट, इधर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और यूटी के साथ साथ फिर हमारा नया सिलेबस हमें परेशान कर रहा है। तो दिक्कत यहां आ जाती है और बच्चा जो है गड़बड़ घोटाले में फंस जाता है। और फिर क्या है? फिर उसके अंदर एक ऐसा डर भर जाता है फिजिक्स का कि उसको तो लगता है कि भैया साइंस क्या ले ली, मैंने तो अपनी जान आफत में डाली। अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में रहता है फिर वो दौड़ता है मार्केट में, कभी इस बाबा के पास कभी उस बाबा के पास, क्योंकि जिस बाबा के पास जाएगा वहां भी चीजें आगे बढ़ी हुई होंगी, राइट, और वहां भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो स्कूल वाला बाबा भी परेशान क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, और आप उनसे परेशान क्योंकि आप कहोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और जब मार्केट में बाबाओं के पास गए तो वहां भी दुखी क्योंकि वहां भीड़ में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए बच्चा क्या हो जाता है? बच्चा बन जाता है विक्टिम, वो शिकार बन जाता है इस फिजिक्स रूपी शेर का। तो आज मैं इसी बात को आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, यही मैं आपको टिप्स बताना चाहता हूं अपनी, कि भाई इस जो ये आपका फिजिक्स रूपी शेर है जिसका फोबिया आपके दिमाग में, देखो 2 चीज होती है, डर वो है कि जो सामने आया और मैं डर के भग लिया, और फोबिया के सोचने मात्र से ही मेरे को डर लग जाए,
शेर सामने नहीं है, लेकिन शेर का नाम आते ही मेरे दिमाग में डर पैदा हो गया, दैट इज फोबिया। तो ये फोबिया आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो जो है फिर आपका बंटाधार कर देता है इधर 11th में। और हाँ, एक चीज तो और बता दूं, आजकल क्या होता है कि मेरे को ABCD भले ही ना आए फिजिक्स मैथ की, इसमें कुछ हद तक बच्चों की गलती हो जाती है, कुछ हद तक पेरेंट्स की गलती हो जाती है, पर मैं चला जाता हूं किसी IIT और नीट की कोचिंग में, जहां कम से कम 50 से 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं वहां जो है बाबा भूतनाथ की तरह बैठ के टिंकू पिंकू टिंकू पिंकू करता रहता हूं, दौड़ के स्कूल से वहां और वहां से घर, और घर आके मैं थक के चित हो गया और फिर गई फिजिक्स धारोधार गंगा स्नान करने। तो वो सारा साल वहां खत्म। और इधर फिर 11th का रिजल्ट आता है, फिर वही 9 से 2 और 2 से अपना चिल्लू पिल्लू, खत्म किस्सा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक वो मेरा प्यारा सा बालक जो बेचारा 10वीं पास करके सीधा सीधा सा बच्चा इनोसेंट सा 11th में आता है और 11th में आते ही उसकी ये फिजिक्स एक ऐसी हालत कर देता है और उसको ऐसे पिचका देता है जैसे ये समझ लो कि वो टेनिस की बॉल होती है, उससे हवा निकल जाती है ना और वो कुचू कुचू सा हो जाता है। इस टाइप का वो बालक बेचारा हो जाता है, तन से दुखी हो जाता है, मन से दुखी हो जाता है और ना इधर कुछ कह सकता ना उधर कुछ कह सकता, क्योंकि साइंस मैंने अपनी चॉइस से ले ली या चलो किसी जो है अपने घर के प्रेशर से ले ली या सोसाइटी के प्रेशर से ले ली, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो कुछ बोल नहीं सकता। कोचिंग में पैसा चला गया है ना, वहां भी मेरा जाना मजबूरी है, भले मेरी समझ में ना आए, मेरे पल्ले कुछ ना पड़े। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो बालक तनावग्रस्त हो जाता है और आधी बीमारियां तो उसको इस तनाव से ही लग जाती है। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में आपको अवेलेबल होगा, तो पहले पार्ट्स में मैं कुछ टिप्स कंसिडर करूंगा, दूसरे पार्ट्स में मैं इसको और डिटेल से कंसिडर करूंगा विद अनदर टिप्स। तो आज सबसे पहली बात तो ये आई कि भाई हमें फिजिक्स का डर क्यों है, इस डर का रीजन क्या है, ये मैंने आपको बताया कि डर का रीजन आखिर है क्या और ये डर कहां से पैदा हुआ और ये क्यों पैदा हुआ। तो अब बात आती है कि इस डर को निकालेंगे कैसे। तो इस डर को निकालने का सबसे एक आसान तरीका है कि सबसे पहले आप बिल्कुल शांति से बैठिए, 1 दिन 2 दिन बिल्कुल शांति से बैठिए, ठीक है, और ये सोचिए कि अब मैं क्या चाहता हूं। क्या सोचेंगे, बिल्कुल शांति से बैठो, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपनी आत्मा से पूछो कि देखो बेटा, अब साइंस तो ले ली, फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं और मैं कैसे इस चीज को पूरा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपको पहले ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि अब मेरी इच्छा क्या है और मैं चाहता क्या हूं, सॉल्यूशन क्या है। तो आपकी आत्मा आपको जवाब देगी कि यस। यस मतलब वो आपको कह रही है कि हां तू टॉप करना चाहता है। तो क्या चाहता है, टॉप करना चाहता है। तेरी इच्छा है कि तू फिजिक्स में 100 में 100 लेकर आए। अब इस 100 में 100 में कैसे लाओगे, देखो 100 को डिवाइड किया गया है 70 + 30, क्या है ये, 100 का पार्टीशन है। 30 आपका प्रैक्टिकल का, 30 क्या है प्रैक्टिकल का, और ये 70 जो है आपका थ्योरी का। तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो CBSE बोर्ड क्लास 12th में लगभग बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है 28, और अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 26 27 तो मानकर चलो कि मिल ही जाता है। मिल जाना इन द सेंस कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना लेंगे, एक्टिविटी फाइल बना लेंगे, है ना, प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे, और जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जवाब भी देंगे,
ऐसा बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तो आप ये समझ कर चलिए कि 100 में 100 लाने वाले हैं। इतने 100 में 100 लाओगे तो ये तो आपको मानकर चलो कि थोड़ी सी मेहनत से 30 तो आपको मिल जाएगा। बात आती है इस 70 की। अब इस 70 के लिए हमें जद्दोजहद करनी है और उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे। तो अब इस 70 के लिए हमें यह देखना चाहिए कि भाई मैंने फिजिक्स ली है, इतना 2 4 6 10 दिन 15 दिन जब स्कूल जाते हो या बाबाओं की शरण में जाते हो, बाबाओं की शरण आप मेरे मतलब समझ रहे होंगे, है ना, जहाँ भी आप कोचिंग वोचिंग या ट्यूशन जाते हो, तो जब वहाँ आप जाते हो तो इतना तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई अब जो है ये जो फिजिक्स है ये मैथ्स के बिना नहीं चलने वाली, इसमें हमें कुछ बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। अब स्पेशली जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करते होंगे या किए होंगे, और या फिर जो आने वाले बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिक मैथ्स में जो चीजें आप 11th के एंड में पढ़ेंगे या 12th की मैथ्स में पढ़ेंगे वो भी हमें दूसरे चैप्टर या पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करनी होती है। तो हमें वो सबसे पहले इस बेसिक मैथ्स पे ध्यान देना चाहिए। अब इस बेसिक मैथ्स में देखो क्या क्या होता है आपका। तो इस बेसिक मैथ्स में आपको क्या क्या आनी चाहिए चीजें। इस बेसिक मैथ्स में आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, जो आप क्लास 10th में पढ़े हो। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री 11th की भी हमें जरूरत होती है, कंसेप्ट की, उसके फॉर्मूलों की। दूसरा डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन आप कहीं जाके 11th मैथ्स की बुक में मिड सेशन में या सेशन के एंड तक पढ़ते हो। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। क्या आता है? इंटीग्रेशन, जो आप कहीं जाकर 12th में पढ़ते हो, राइट। और वो भी 12th में भी सेकंड बुक में आता है 7th चैप्टर में। फिर उसके बाद हमें लॉग की कुछ चीजें आनी चाहिए, जो मैं टाइम टाइम पर अपनी वीडियोस में देता रहता हूं आप लोगों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलती है और बहुत सारे बच्चे उसका फायदा भी उठाते हैं, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें हमें एटलीस्ट। दूसरा एल्जेब्रा, जैसे एल्जेब्रा की चीजें आप पढ़े हो क्लास 9th में 10th में, वे बेसिक सी हमें आनी चाहिए। तो जब हमारा इन बेसिक सी मैथ्स पे कमांड हो जाता है, राइट, तो समझ लो फिजिक्स पर आप एक्सेलरेट हो जाते हो। फिजिक्स में क्या होता है? एक्सेलरेशन आ जाता है और आप इस फिजिक्स की गाड़ी में बहुत तेजी से दौड़ने शुरू हो जाते हो। जरा सी आपने गियर दिया, जरा सी रेस दी, आपकी गाड़ी तेजी से दौड़ती है ना। तो ये बेसिक मैथ हमें बहुत जरूरी है उसके लिए। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बच्चे अपने इस फिजिक्स सब्जेक्ट्स को लेकर बड़े निराश हैं, बड़े उदास हैं, बड़े हताश हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता फॉलो करें, तो भाई देखो, शर्माना बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी सलाह दूंगा उसके लिए, विदाउट एनी पेनी, राइट। मज़ा आता है मुझे अपने बच्चों की हेल्प करने में, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं रहना। लेकिन ये वीडियो जरूर देखना, इससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो मैं कह रहा था कि भाई इसमें जो आपने देखा कि जो आपका ये मैंने बताया कि बेसिक मैथ्स आपका एक बार हो जाना चाहिए पक्का। तो इस बेसिक मैथ्स को जब आ जाएगा तो आप फिजिक्स की जो चीजें हैं वो आपको बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें मैं दूसरा पॉइंट जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि जो आपके चैप्टर्स हैं, आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दो कुछ पार्ट्स में, यूनिट्स में। कैसे डिवाइड कर दो? यूनिट्स में। यूनिट्स को डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करो और अपना एक टारगेट फिक्स कर लो। जैसे सपोज मान लिया कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आ गए, चैप्टर 1 क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो आपके टॉपिक्स आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
अब ये दोनों चैप्टर थोड़े से ठीक ठाक से चैप्टर हैं, बड़े मजेदार चैप्टर हैं। अब इसमें आप अपने चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिकों में डिवाइड कर दो। राइट, कैसे डिवाइड कर दो? छोटे छोटे टॉपिक्स में। और स्टार्टिंग में छोटा टारगेट लेकर चलो। कभी भी ये मत सोचो कि 2 दिन में मैं दोनों चैप्टर निपटा दूंगा। निपटा तो दोगे, मुझे को पता है आपके अंदर जो है इतनी ताकत है कि आप लाइट की स्पीड को भी फेल कर सकते हो। पर उस ताकत को थोड़ा सा बचा के रखो, एकदम सारी एनर्जी अपनी खर्च मत करो। तो पहले क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो जब ये छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे, ठीक, तो फिर उसके बाद एक पार्ट चूज करो। अब ये देख लो कि एक पार्ट में कितने टाइम में कर सकता हूं, 1 दिन में, 2 दिन में। अगर आपको लगता है कि मैं इसके एक पार्ट को 2 दिन में पूरा करता हूं, 2 डेज में, राइट, तो आप अपना टारगेट लेकर चलो 2.5 डेज। आपने कितने डेज में सोचा कि मैं पूरा कर सकता हूं इसको? मेरी कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं इस चैप्टर के एक छोटे से पार्ट को मैं 2 दिन में पूरा कर सकता हूं। तो आप अपना टारगेट फिक्स करो 2.5 डेज। क्योंकि अगर ऐसा करोगे 2.5 डेज, तो जब आप 2.5 डेज का काम 2 दिन में कर बैठोगे तो आपको अंदर से जो खुशी होगी ना, वो आप ही समझ सकते हो कि कितनी खुशी होगी कि हाँ, मैंने ये टारगेट प्राप्त कर लिया। और उसके बाद आपके पास आधा दिन भी बच गया। और जब वो आधा दिन बच जाएगा तो उस आधे दिन में इसका खुद से अपने आप से टेस्ट लो। अपने आप एक क्वेश्चन पेपर बना लो, उसका टेस्ट लो। तो ये टॉपिक आपका ना इतना पक्का हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको इस टॉपिक में नहीं हरा सकती। तो मेरी बात समझ में आई कि भाई पहले छोटा टारगेट फिक्स करो। छोटे टारगेट के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रख लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और उसको उस टाइम से पहले ही अचीव कर लो। तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस, नाउ आई कैन डू द अनदर टॉपिक। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप फॉलो कर लो। तो जब आपकी स्पीड बन जाएगी, सपोज आपने 6 दिन में पूरा कर लिया, यानी 1 वीक में पूरा कर लिया, टारगेट लेकर चले 1 वीक का, हो गया हमारा 5 डेज में सपोज। तो जब आपका टारगेट टाइम से पहले अचीव हो जाएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। अपने अंदर एक बिलीफ पैदा हो जाएगा। और भाई साहब, जिसके अंदर अपना खुद का बिलीव होता है उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि दशरथ मांझी अकेले ने एक पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से रास्ता बनाया, एक हथौड़े और छीने से। क्योंकि उसको अपने अंदर बिलीव था, जिद थी कि करना है। उनके साथ कुछ ऐसी इवेंट हो गई थी जिसने उनके अंदर के जुनून को हिला के रख दिया। उसके अंदर की ताकत को, जैसे हनुमान जी की ताकत को जामवंत ने जगा दिया था ना, वैसे ही उनके अंदर की वो ताकत जाग गई और उन्होंने वो रास्ता बनाया कि जिससे कि पूरी संसार या पूरे जो भी इस एरिया में रहते हैं लोग, उनको फायदा हो। जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली वो इन्हें ना झेलनी पड़े। तो वही बात है कि जब आपके अंदर का वो विश्वास वो पैदा हो जाएगा, वो जाग जाएगा, तो आपके लिए ये सारे टॉपिक्स बच्चों वाले हो जाएंगे। तो बात सबसे बड़ी क्या है कि पहला जो आपका ऑब्स्टेकल है उसको कैसे क्लियर करें, और वो ही आपका यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो जैसे ही आपने अपना पहला ऑब्स्टेकल क्लियर कर लिया तो समझिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके से अपना ये छोटा टारगेट रखो। छोटे टारगेट में सफिशिएंट टाइम लो, टाइम से पहले पूरा करो। अपना एक उसका टेस्ट रखो और टेस्ट पेपर खुद बनाओ ऑनेस्टी से, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन। जब आप अपने इवेल्युएशन से खुद देखोगे कि यस आई डिड वेरी वेल, देन आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। मेरी भी क्लियर बात है? तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। तो पहला काम हमारा क्या हो गया कि भाई छोटा टारगेट बनाएं, चैप्टर को छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करें, राइट। अब उसके बाद आती है कि भाई ये जो, जैसे मैंने इस चैप्टर का एग्जांपल लिया, ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो समझने के भी कई तरीके होते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है चीजें, लेकिन फिर भी इसको हम सबसे पहले क्या करें, जो आपके टॉपिक हैं, टॉपिक का नाम है, जो नेम उसका,
उसको उसके वर्डों से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। अब अगर आप इसको देखो तो ये दो वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, तो दो वर्ड से बना है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज बॉडी और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। तो यानी इस टॉपिक में हम किसको स्टडी करेंगे? चार्ज बॉडी इन रेस्ट। तो इस तरीके से चैप्टर के बाद टॉपिक, उनको उनके शब्दों से जानो। जब आप उनकी एनालिसिस उनके शब्दों से करोगे तो उसकी कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगी कि हाँ इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। तो जब ये सारे क्वेश्चंस आप हल कर लोगे कि भाई चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, राइट, तो ये चीजें जब आपके दिमाग में सारी क्लियर हो जाएगी तो समझो आप उस टॉपिक के बेताज बादशाह हो जाओगे। और उस टॉपिक में आपको कोई हराने वाला नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। तो मैंने ये बताया है कि भाई छोटी छोटी चीजों से सीखो, कभी भी पूरी बुक को एक साथ अपने अंदर मत डालो। भाई अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो 4 ही तो खाओगे, या 10 दिन का एक ही साथ सटक जाओगे? हाँ बताओ, 10 दिन का एक साथ सटक जाओगे तो बीमारी पड़ोगे ना। वही चीज यहाँ है, 10 दिन की पढ़ाई एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ उस मोमेंट में कर सकते हो जब आपका फोबिया खत्म हो जाएगा, जब आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, तब आपके अंदर वो एक जुनून आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, एक बिलीव आ जाएगा कि हाँ आज तो मैं 4 दिन का भी पढ़ सकता हूं। क्योंकि आपके अंदर जो समझने की क्षमता है, जो चीजों को जानने का जो रुझान पैदा हो गया, उसकी ताकत ही अलग होती है। तो आपके अंदर जब वो चीज डेवलप हो जाएगी तब आप 1 महीने की चीज को भी 10 दिन में क्लियर कर सकते हो। ऐसा होता है क्योंकि उत्साह, हमेशा ध्यान रखो, जो उत्साह होता है उत्साह में सबसे ज्यादा काम किया जाता है, उत्साह में सबसे ज्यादा काम किया जाता है। तो इतनी चीजें आप सबसे पहले अपनी ये क्लियर करो, ठीक है। मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई? तो जब इतना आपको आ जाएगा तो आपके अंदर जो उत्साह होगा, जो बिलीव होगा, वो बहुत जम के आएगा। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं कि जब ये चीजें आपको आए तो हमेशा अपने आसपास बैठने वाले बच्चों के साथ उसका डिस्कशन करो। आपसे बेटर जो स्टूडेंट है, आपसे बेटर कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसे आपसे ज्यादा 4 चीजें फालतू आती हैं। वैसे तो संसार में सब एक हैं, सिर्फ सोचने की बात होती है, पर जिसको आपसे ज्यादा 4 चीजें आज की तारीख में आ रही हैं, उससे 4 चीजें एक्स्ट्रा सीखो। जो आपको नहीं आता उससे वो गेन करो। आपको जहां दिक्कतें आ रही हैं उसके साथ डिस्कशन करो। और क्लास में जब आप जाओगे चीजें पढ़कर, कहीं डाउट आता है, टीचर से डिस्कस करोगे तो टीचर को भी मजा आएगा आपको समझाने में। फिर सबसे पहले टीचर आप ही को पूछेगा कहाँ है रामपाल। रामपाल से क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि यार बड़ा चेंज आया इस बच्चे में, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और वो 4 चीजें आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। तो टीचर का मेन मोटिव होता है कि मेरा स्टूडेंट बढ़िया से पढ़े। टीचर आपको अपना सर्व देने को तैयार होता रहता है। बस आपके मन में टीचर के लिए इज्जत होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के लिए प्यार होना चाहिए, ठीक है, और टीचर से पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। कभी भी कोई टीचर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि जो बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर इन द सेंस सारे बेस्ट टीचर हैं, सारे बेस्ट टीचर हैं, लेकिन वो टीचर जो अपने बच्चे को हर मोमेंट पे बताने के लिए तैयार होता है, बहाना नहीं करता, मेरा मतलब उससे है, ठीक है। जब आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, पक्का बताएंगे हमेशा। तो पहले आज ये टिप्स फॉलो करो आप लोग। मैं फिर जो है अपनी दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इसकी एनालिसिस दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जल्दी मैं अपनी दूसरी वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा और इसको जो है और डिटेल में मैं बताऊंगा। फिर मैं उस अपनी वीडियो में जो है
हर पार्ट को एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से पार्ट को आप किस तरीके से और अच्छे से बेटर कर सकते हो, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। राइट? आप लोग अपनी क्वेरीज में से पूछ सकते हो, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपनी उस नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स लेके, ठीक है, और सारी क्वेरीज उसमें जवाब दूंगा। और अगर आपका मन हो कभी कभी तो मुझसे आप अपना जो है बता सकते हो। मैं आप लोगों का एक लाइव सेशन भी रख लूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों, पहले आज इसको आप लोग डाइजेस्ट करो, इतना सोचो अपने बारे में, पहले एक बिलीव पैदा कर लो अपने अंदर और मुझे बताना कि कैसी लगी ये। और अगर सचमुच आपको अच्छी लगी ना तो इसको जो है सब बच्चों में फैलाना, ताकि उन सब का फोबिया, उन सब का डर दूर हो। सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर ये सारी चीज़ें आपको तुरंत अवेलेबल होती रहें। तो चलिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो मेरे को इम्पोर्टेंस मिलती है, मुझे आप लोगों की बातों से, आप लोगों के कमेंट से बहुत मज़ा आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।